हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम ई कॉमर्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है उसका मतलब है जब भी आप मनी को एक्सचेंज करते हो, उसको ट्रांसफर कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर जब भी आप मनी को ट्रांसफर करोगे तो आप हमेशा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स का यूज करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल कैश की नीड नहीं होगी, बल्कि आप सिस्टम्स का यूज करके इजीली अपने मनी को क्या कर पाओगे, ट्रांसफर कर पाओगे। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डिजिटली अपनी मनी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है ये काफी ज्यादा हेल्प करता है इंडिविजुअल को भी, बिजनेस को भी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। क्यों हेल्प करता है? बिकॉज आप इससे कहीं पर भी अपना मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ ये सिक्योर प्रोसेस भी होता है, क्विकली भी हो जाता है, जल्दी से आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, कन्वीनियंट प्रोसेस भी है एंड इसके अंदर इफिशिएंसी भी होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन रखने में। नाउ इसमें जो सब टॉपिक बनता है दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फर्स्ट टाइप कैन बी एसीएच ट्रांसफर। एसीएच की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। बेसिकली अब जो एसीएच ट्रांसफर है वो काफी ज्यादा कॉमन टाइप होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का। एंड इसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो, बैंक अकाउंट के बीच में अपने फंड्स को इजीली ट्रांसफर कर पाते हो बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स का यूज करते हुए। लेकिन इसके अंदर एक ऑब्लिगेशन है एंड वो ऑब्लिगेशन है कि जब भी आपको बैंक ट्रांसफर या फंड ट्रांसफर करना होता है तो आप सेम कंट्री के अंदर ही अपने फंड को ट्रांसफर कर पाओगे एसीएच का यूज कर। अब अगर कोई भी पर्सन एसीएच ट्रांसफर का यूज कर रहा है तो वो डायरेक्ट डिपॉजिट करवा पाएगा या फिर बिल पेमेंट कर सकता है या फिर रीअकरिंग पेमेंट्स को कर सकता है। नाउ सेकेंड टाइप आता है वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, इमीडिएट ट्रांसफर करते हो अपने फंड्स को। अब बेसिकली अगर आपको कभी भी इमरजेंसी होती है एंड इमरजेंसी में आप चाहते हो कि आपका जो फंड है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए, तो आप इसके अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स का यूज करते हो एंड उन्हीं के बीच में आपकी जो ट्रांसफर होता है वो होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो इमीडिएट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जो वायर ट्रांसफर है वो कॉमनली अपनी स्पीड की वजह से ही जाना जाता है एंड इसके जो भी लोग बाग जो वायर ट्रांसफर का यूज करते हैं वो इसकी स्पीड के लिए यूज करते हैं। अगर उन्हें इमीडिएटली कोई भी ट्रांसफर करना होता है तभी वो वायर ट्रांसफर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको लास्ट ट्रांजेक्शन करनी है तब भी आप वायर ट्रांसफर का यूज करते हो। अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांसफर करनी है तो भी आप वायर ट्रांसफर का यूज करते हो। थर्ड विल बी मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल पेमेंट्स का मतलब होता है कोई भी मोबाइल डिवाइस का आप यूज कर रहे हो एंड मोबाइल डिवाइस का यूज करके जब भी आप कोई भी पेमेंट या कोई भी फंड को इनिशिएट करते हो। अब बेसिकली अब जब मोबाइल पेमेंट का यूज कर रहे हो तो इसके अंदर आप पेयर टू पेयर पेमेंट ऐप्स का यूज कर सकते हो, मोबाइल वॉलेट्स का यूज कर सकते हो या फिर मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज का भी आप यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से कोई भी जो यूजर होता है वो इजिली अपने पैसे को किसी को भेज भी सकता है एंड अगर उसे किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो वो भी इजिली अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू पैसों को रिसीव कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर की हेल्प से जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो अपने फंड को ट्रांसफर कर पाते हैं बिटवीन देयर अकाउंट्स। लेकिन ये सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर पाओगे। अब जो यूजर्स हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं ट्रांसफर करने का। कैसे ट्रांसफर करेंगे? वो बेसिकली जो बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसी की हेल्प से जो यूजर्स होते हैं वो अपने पैसों को ट्रांसफर कर पाते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी होते हैं मैनेज करने के लिए, क्योंकि इजीली कोई भी जो यूज़र है वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाता है और ट्रांजेक्शन्स को भी ओवरसी कर सकता है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। अब जो भी पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड को इंक्लूड करा जाता है एट द पॉइंट ऑफ सेल। टिपिकली इसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का ही यूज करते हैं। बेसिकली कोई भी अगर कस्टमर है एंड वो कस्टमर कोई भी परचेज मेड करता है तो अब यहाँ पर अगर वो कोई भी सामान को खरीद रहा है तो वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करेगा उस सामान को परचेज करने में एंड जो फंड्स होंगे वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएंगे कस्टमर के बैंक अकाउंट से या कस्टमर के अकाउंट से टू द मर्चेंट्स अकाउंट इन रियल टाइम। यानी कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द पॉइंट ऑफ सेल में ही जो कस्टमर होता है वो अपनी पेमेंट को मेड कर देता है टू द मर्चेंट्स अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, जिसको हम ई चेक्स भी कहते हैं। अब जो ई चेक्स होते हैं बेसिकली दे आर नथिंग बट दे आर द डिजिटल वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल पेपर चेक्स।
जो पहले मतलब अभी भी जो ट्रेडिशनल पेपर चेक्स मिलते हैं, उनका डिजिटल वर्ज़न होता है ई-चेक। अब जो ई-चेक होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही प्रोसेस होता है एंड इसकी हेल्प से जो यूज़र्स होते हैं वो पेमेंट को डायरेक्टली कर पाते हैं अपने बैंक अकाउंट से। यहाँ पर उन्हें कोई भी फिज़िकल कैश की या चेक्स की नीड नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली वो अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट को मेड कर पाते हैं बाय यूजिंग द ई-चेक। जो ई-चेक होता है काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट भी है, सिक्योर भी है, क्योंकि इससे जो फंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते हैं एंड इजीली भी ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ इसके अंदर सब टॉपिक नेक्स्ट बनता है, वो बनता है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। वर्किंग यानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर काम करता है। बेसिकली इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रोसेस को अकर करने का। अब इसके अंदर जो सेंडर होता है और जो पेयर होता है, सेंडर और पेयर यानी कि वो पर्सन जो कि अपने पैसों को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं ट्रांजैक्शन को मेड करने का। एंड वो इनिशिएटिव कैसे लेगा? इनिशिएटिव लेने के लिए उस पर्सन को अपनी नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि क्या अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन उसे देनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर उसे देना पड़ेगा, कितने अमाउंट वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई भी और भी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है तो वो सारी रिक्वायरमेंट उस पर्सन को फिल करनी पड़ती है। अब ये जो इनिशिएशन प्रोसेस होता है ये अलग अलग चैनल्स के थ्रू मेड होता है, दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स या फिर पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। सेकंड स्टेप आता है दैट इज ऑथराइजेशन। अब जो ऑथराइजेशन होता है वो इनिशिएशन के बाद अकर होता है एंड इसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पेमेंट प्रोसेसर होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को, जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड करी होती है उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि वो अवेलेबिलिटी यानी कि चेक करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर इतना फंड अवेलेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। सेंडर्स के अकाउंट को चेक करते हैं, उनका बैंक अकाउंट अवेलेबल है फंड को कैरी करने के लिए या फिर नहीं है। इंश्योर करते हैं कि जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो एक्यूरेट डिटेल्स है या नहीं है। चेक करते हैं कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स अगर उन्हें लगते हैं चेक करने लायक। री इंस्ट्रक्शंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आपने कोई भी गलती करी होती है। जब फिर एक बार ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो आपका ट्रांसफर होता है वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ प्रोसेस करता है। थर्ड स्टेज आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है जो भी आपका एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फंड हो रहा है, यानी कि आपको पता चलेगा कि आपकी करंट मूवमेंट क्या हो रही है फंड की। सेंडर के अकाउंट से जो भी सेंडर के अकाउंट से जो रिसीवर का अकाउंट है उस तक फंड गया है या फिर नहीं गया, कितना प्रोसेस हुआ है, कितना अभी टाइम लगेगा, ये सब चीजें प्रोसेसिंग में आती है। अब जब प्रोसेसिंग की स्टेज चल रही होती है तो जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स होती है उसको प्रोसेस करा जाता है धीरे धीरे कर कर रिलीवेंट पेमेंट नेटवर्क्स के थ्रू से कनेक्ट करा जाता है, सिस्टम्स के थ्रू से कनेक्ट करा जाता है। एसीएच नेटवर्क का भी जैसे हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, कार्ड नेटवर्क्स का यूज कर सकते हैं, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ठीक है। अब जो प्रोसेसिंग होती है वो इस चीज को इंश्योर करती है कि जो भी फंड है वो ट्रांसफर हो जाए सिक्योर तरीके से, एक्यूरेटली ट्रांसफर हो जाए अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है रास्ता क्या है, दैट इज पाथ क्या है जो ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन को अगर कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन के द्वारा लिया गया है। क्योंकि ये कैसे मूव करते हैं ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मूव करती है, सिस्टम्स के बीच में ये मूव करते हैं, ठीक है। अब जो रूटिंग प्रोसेस होता है वो डिटरमाइन करता है मोस्ट इफिशिएंट और सिक्योर तरीकों को जिस वे में हम किसी भी पर्सन के मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंडर के बैंक से ट्रांसफर करते हैं, रिसीवर के बैंक तक वो पैसे जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम मल्टीपल इंटरमीडिएटरी बैंक्स का भी यूज कर सकते हैं, वो सारे बैंक्स भी इंक्लूड होते हैं, पेमेंट प्रोसेसर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ताकि जो ट्रांसफर है वो फैसिलिटेट हो सके। फिफ्थ स्टेप आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट जो होता है फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है वो प्लेस करता है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड है वो किसके बीच में प्लेस करेगा? बैंक्स के बीच में प्लेस करेगा जो भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुई होती है। जो सेटलमेंट प्रोसेस है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो भी फंड्स हैं वो डेबिट हो जाने चाहिए सेंडर के अकाउंट से एंड क्रेडिट हो जाने चाहिए रिसीवर के अकाउंट में। ये जो स्टेप है वो फाइनलाइज करते हैं ट्रांजेक्शन को और कंप्लीट करते हैं फाइनेंशियल एक्सचेंज को बिटवीन द पार्टीज। नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है सेंडर की भी और रिसीवर की भी एंड साथ ही साथ स्टेटस भी मेंशन होता है उनकी ट्रांजैक्शन का। नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली हम नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू और नोटिफिकेशंस के थ्रू हम अलग अलग बैंकिंग एप्स के थ्रू नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं ताकि इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाए कि जो भी ट्रांसफर था वो इनिशिएट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है और सेटल्ड भी हो चुका है सक्सेसफुली।
नाउ हियर द नेक्स्ट स्टेप कम्स दैट इज कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बेसिकली एक्नॉलेजमेंट होती है जो कि सेंडर भी देता है और रिसीवर भी देता है कि उनके बैंक अकाउंट से फंड डेबिट हो चुका है एंड रिसीवर के बैंक अकाउंट में फंड क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली कंफर्मेशन एक रिकॉर्ड भी होता है कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन का एंड इससे इंश्योरेंस भी मिलती है, एश्योरेंस भी प्रोवाइड होती है कि जो दोनों पार्टीज थी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना था वो दोनों पार्टीज के बीच में एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके अंदर अब जो नेक्स्ट अब टॉपिक बनता है दैट इज चैलेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो फर्स्ट चैलेंज कैन बी सिक्योरिटी कंसर्न्स, सेकंड कैन बी टेक्निकल इश्यूज, थर्ड कैन बी compliance एंड regulations, fourth can be transaction rehearsals and disputes, fifth can be cross border transactions and sixth and last can be connectivity and access। इसको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट चैलेंज का हम दैट इज सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न काफी ज्यादा मेजर चैलेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अंदर एंड ये जो चैलेंज है वो इस चीज की इंश्योरिटी करने में हेल्प करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर है या फिर नहीं है। अब जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो ऑफनली ऐसी ट्रांजेक्शन्स को ही वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं जो अनऑथराइज्ड हो, जिनके अंदर सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो, ठीक है, जिनको हम इजीली हैक कर सकेंगे, जो ऐसी वो ट्रांजैक्शंस को हमेशा से हैक करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो बनता है कंपनी का, इंडिविजुअल का ये महत्व बनता है कि सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे होने चाहिए ताकि जो भी ट्रांसफर प्रोसेस है उसके अंदर इंटीग्रिटी मेंटेन रह सके। सेकेंड चैलेंज का हम दैट इज टेक्निकल इश्यूज। अब जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होते हैं उसमें टेक्निकल चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जैसे कि सिस्टम का डाउन टाइम होना, नेटवर्क फेलियर आ जाना, नेटवर्क का सपोर्ट ना करना, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिचेस आना। अब ये सारे जितने भी इश्यूज हैं इसकी वजह से क्या होता है, जो स्मूथ प्रोसेसिंग होती है, जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैरी नहीं हो पाती है आगे जाकर एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कि उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उन्हें अपडेट करने की जरूरत है, उन्हें रेगुलरली अपडेट करने की जरूरत है, कंडक्ट करवाने की जरूरत है, सर्विस करवाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन है वो इजीली और स्मूथली रन हो सके एंड कोई भी अगर टेक्निकल इश्यूज या प्रॉब्लम्स आते हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके रखा जा सके एंड उन्हें मिनिमाइज यानी कि कम से कम करने की कोशिश करी सके। थर्ड चैलेंज का हम दैट इज कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशंस। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं, आपको कोई भी कंपनी जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या भी जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उनको कंपनी को फॉलो करना होता है। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हो गया या फिर डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है कंपनी को एंड ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चैलेंज भी होता है कंपनी के लिए बिकॉज जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी पेमेंट प्रोसेसर्स होते हैं, उनको नेविगेट करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप्स को भी उन्हें नेविगेट करना पड़ता है। इस चीज़ की उन्हें इंश्योरिटी करनी पड़ती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बना के रख सके अपने कस्टमर के साथ और सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी फॉलो कर सके। थर्ड चैलेंज कम्स दैट इज ट्रांजेक्शन रिहर्सल्स एंड डिस्प्यूट्स। बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन रिहर्सल्स होती हैं, जो भी डिस्प्यूट आता है, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो बना देती हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को। अब इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, इन सारे इश्यूज को एफिशिएंट मशीन मैकेनिज्म को लाना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, अगर कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ भी चीज़ आ रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना, वेरीफाई करना ट्रांजेक्शन डिटेल्स को, ठीक है, फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन को बिटवीन द इन्वॉल्व पार्टीज ताकि एक फेयर रेजोल्यूशन बन के रखा जा सके। तो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है उसको कैरी करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है। फिफ्थ चैलेंज कम दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। अब जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अकर करना पड़ता है बिटवीन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज यहाँ पर हमें करेंसी कन्वर्शन करना पड़ता है, ठीक है, रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है, जो भी अलग अलग कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, डाइवर्स बैंकिंग सिस्टम्स होता है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें समझना होता है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसको नेविगेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम जो होता है लेंथी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें फंड भी ट्रांसफर करना है और इफेक्टिव तरीके से फंड को ट्रांसफर करना है। सिक्स चैलेंज कैन बी कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। बेसिकली अब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सक्सेसफुली यूज़ करना है तो। एंड अगर मान लेते हैं कि आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपके पास लिमिटेड एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, आपके पास जो कनेक्टिविटी है वो लिमिटेड है, कुछ सर्टन रीजन के अंदर लिमिटेड होती है एंड मान लेते सपोज करते हैं आप भी उस रीजन के अंदर रहते हैं जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होता है।
तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को कंडक्ट करना क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क ही नहीं आते आपके यहाँ पर। तो आप कैसे कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर? तो ये चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है? साथ ही साथ डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्रूव करना होता है, एक्सपैंड करना होता है रिलायबल कनेक्टिविटी को। एंड एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट स्टेप्स भी होते हैं ओवरकम करने के लिए इन सारे चैलेंजेस को इंश्योर करने के लिए स्मूथ फंड ट्रांसफर को।